ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए 9th क्लास की जो पैटर्न है, आज मेरे ख्याल से मंडे से इनकी क्लास में स्टार्ट हो रही है, सोमवार से। तो देखिए मैं आज थोड़ा सा तुम्हें बेसिक जो है ना इसका साइंस का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको आज बता देता हूँ। बेसिक में आप कुछ चीज़ें केमिस्ट्री की भी जो हैं उसमें कुछ बायो की भी हैं, कुछ उसमें थ्योरेटिकल हैं, कुछ परिभाषा से रिलेटेड हैं। तो आप वो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्या है। अब देखिए इसके भी मेरे हिसाब से 3 पैटर्न बना रखे हैं केमिस्ट्री के कुछ भाग, लेकिन इनका एक सही क्रम नहीं है। तीसरा चौथा पार्ट केमिस्ट्री का हो गया, पहला दूसरा बायो का हो गया, फिर बीच में केमिस्ट्री, 11वां फिजिक्स का हो गया होगा। तो इस तरह से इनको एक मिक्स लिटरेचर के रूप में इनको इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज हम इनका थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक क्या है, उसके बाद आप कमेंट में मुझे बताइए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप फिजिक्स वाले चैप्टर्स को लेंगे, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स लेंगे, अगर आपको बायो पढ़ना है तो बायो वाले चैप्टर लेंगे। तो आज थोड़ा सा बेसिक मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए 9th क्लास में देखिए, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। साइंस कहते किसको, विज्ञान है क्या चीज़। आपने 8वीं क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हम 9वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान है क्या, विज्ञान कहते किसको है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए विज्ञान को हम 3 शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए जैसे अब मैं इसको कहूँ वी, इसको मैं इस तरह से अगर जोड़ूं, देखिए वी शब्द जो है ना, इसके निशिंकार के शब्द में, संस्कृत शब्द में इसको अगर हम कहें तो इसका अर्थ तो केवल विशेष होता है, और ज्ञान का मतलब आप जानते हो। तो क्या विशेष ज्ञान को मैं विज्ञान कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, पर कुछ इसकी एक ठीक सी परिभाषा नहीं है, सही परिभाषा नहीं, एक पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो इसकी पूर्ण परिभाषा क्या है वो देखिए। देखिए विज्ञान में हमने देखा था कि विज्ञान कभी भी ये प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही मानता है। हम अगर बेसिक रूप से विज्ञान को अगर हम परिभाषित करें कि मैंने कहा कि देखिए अंधविश्वास और विज्ञान, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम क्या काम करें, परंपरागत और रूढ़िवादी विचारों को जो के तुम स्वीकार करेंगे तो अंधविश्वास है। अगर हम उन्हीं चीजों को प्रयोग द्वारा वर्गीकृत ज्ञान को पुष्ट करके अगर हम देखें तो विज्ञान है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है कि विज्ञान क्या है। देखिए प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बात आपको समझना है, क्या है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसमें अंधविश्वास शब्द का कोई उच्चारण नहीं हो सकता। हमने देखा था सदियों से चली आ रही परंपरा क्या हो सकती है, एक अंधविश्वास हो सकती है। हमने ये भी पढ़ा है कि परंपरागत और रूढ़िवादी जो विचार हैं, जो एक सदियों से चली आ रही अवधारणा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अवधारणा है, ये से बिल्कुल अलग है। विज्ञान को वर्गीकृत, जो पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान है उसको विज्ञान कहा जा सकता है। विज्ञान अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता। ये एक दूर की बातें हैं कि परंपरागत और रूढ़िवादी विचार जब एक समाज से जुड़े हुए सदियों तक वो चले आ रहे हैं, तो ये सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों की अवधारणा इस विज्ञान में बिल्कुल खत्म कर दी, तभी तो इसको वर्गीकृत ज्ञान कहा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, आप विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कह सकते हो, लेकिन ये इसकी उचित परिभाषा नहीं है। उचित परिभाषा क्या है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको नोट बना के इसको आप पहले तो लाइव क्लास में आप समझ सकते हो उनको कि समझना क्या है। जैसे ही आपको टाइम मिले आप वीडियो को स्किप कर करके रोक रोक करके आप इनको आसानी से नोट्स बना के लिख सकते हो। तो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा बेसिक करा रहा हूँ, और मुझे इसी वीडियो में जो कल सोमवार को रिलीज होगी, इस वीडियो में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, कौन सा चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँ वो मुझे बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तुम्हें पता लग गया कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ये देखी गई थी, और आगे देखते हैं हम, और बहुत सारी चीजें क्या देखी गई थी। देखिए हमने पढ़ा था 8वीं क्लास के अंदर कि जो पौराणिक विचारधारा है, पौराणिक विचारधाराओं से विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक, मैं बात करता हूँ प्रकाश की कुछ घटना है, इनमें बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक है, जैसे बात करते हैं हम न्यूटन की, बात करते हैं हम रमन की, बात करते हैं हम डॉक्टर होमी जागीर भाभा की, जो भारतीय वैज्ञानिकों की श्रेणी में। हमारे देश में जो जितने भी प्रयोग हुए हैं छोटे लेवल पर, मैं बात करता हूँ चंद्रशेखर बसु की, जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ घटनाएं दी थी। तो ये छोटे लेवल की बातें, लेकिन विज्ञान का इन आधारभूत सामंजस्यों से कोई मतलब नहीं होता। तो आपको ये बात समझ में रखनी है कि विज्ञान को यदि पुष्ट और वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। आगे देखिए,
अब देखिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कुछ मैं विशेष चीजें तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें काम आने वाली चीजें हैं, और इन चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम आगे की जो बिंदु हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हमारे, देखिए सभी दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ रासायनिक सूत्र थे, उन रासायनिक सूत्रों को अब विशेष कर याद रखना है। अब सबसे पहले देखिए, मैं 4 बातें आपको बता रहा हूँ। पहले बात करता हूँ मैं कुछ सामान्य, जैसे देखिए यौगिक या उनका नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उनका मैं सूत्र आपको लिखवा रहा हूँ। आप चाहो तो संयोजकताओं को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे। तो देखिए ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, जैसे एक शब्द है स्टार्च, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं केवल उन शब्दों को जो सारे चैप्टर्स में, जो केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी, इन दोनों में काम है। हाँ फिजिक्स में शायद नहीं हो, लेकिन केमिस्ट्री में और बायो में दोनों में काम है। एक शब्द है स्टार्च। ये सूत्र आपको, मैं कुछ चीजें जो आपको लिखवा रहा हूँ, इनकी आपको एक श्रेणी बनानी है, क्रमबद्ध बनाने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह मैं लिखा रहा हूँ आपको उनकी श्रेणी बना के उनको याद रखना है बस। अब ये नहीं पता वो कब काम आएंगे, 10वीं में काम आएंगे, 9वीं में भी काम आएंगे, कौन से चैप्टर में काम आएंगे, वो आपको समझ में आएगा। स्टार्च, देखिए ये शब्द आपने अलग से पढ़ा होगा, स्टार्च शायद 8वीं क्लास में छोटे लेवल का आपने स्टार्च को पढ़ा। इसका सूत्र होता है C6H10O5। क्या ये सूत्र सही है, बता सकते हो? देखिए ये सिंगम स्टार्च होता है। सिंगम शब्द का मतलब जानते हो, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 से 12 से 18 से मिनिमम हो, कम हो। लेकिन अगर मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको लिख देता हूं C6H12O5, ये विस्तार सोच। अब दूसरी बात देखिए, यही चीज आपको कॉमन याद रखनी है कि C6H10O5 ये स्टार्च कौन सा इसमें सही है, हमारे काम आने वाला स्टार्च कौन सा। ठीक है सर, इनको मैं विस्तार से बताऊंगा, तुम पहले आप इनको एक बार समझ लो। अब देखिए शब्द है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। बेंजीन C6H6। ठीक है, क्या सूत्र होता है इसका, C6H6। आप देखिए इसको कॉमन रूप से वही चीज में, इसको C6H5 भी आप लिख सकते हो। वो संरचना के आप संरचना के बारे में देखो कैसे, इस तरह से। ठीक है, मैं इसको इसी तरह C 6 हो गया ना, C6, अगर H भी 6 जोड़ता हूँ, समझना बात को, तो ये हो गया। लेकिन ये कब है, तब ये, अगर मैंने ये नहीं लगाऊं तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाता है। तो ये समझने की है। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है NaOH। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पांचवा, देखिए पांचवा अगर हम बात करें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। EgOH, छठा सोडियम क्लोराइड, NaCl। दिखता नहीं है। इसी प्रकार आगे देखिए, सातवां देखिए, यहाँ पे जो हमने एक बेंजीन शब्द, एक बात करते हैं हम ग्लूकोज की, ग्लूकोज का होता है C6,
H12O6, ठीक है। इसके बाद शर्करा, जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं, C12H22O11। देखिए ये बात आपको समझनी है कि अगर हम शर्करा का जल अपघटन कर दें, जल अपघटन का मतलब समझते हो, अगर उसमें हम जल से इसकी अभिक्रिया करवा दें शर्करा की, तो हम देखते हैं कि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो सेम यौगिक हैं, लेकिन फर्क है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज भी C6H6 होता है। तो ये अब इसमें फर्क क्या हो गया, देखिए जो पहला उत्पाद है, पहला जो प्रोडक्ट है, उसमें तो ग्लूकोज के रूप में है, और जो उसका अवशेष है वो अवशेष किसके रूप में है, फ्रक्टोज के रूप में। तो अगर हम C12H22O11 की जल से अभिक्रिया यानी H2O से अभिक्रिया करवाएं, तो हम देखते हैं कि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभाजित हो जाता है, बदल जाता है। वो कैसे, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इनको उतार लेना स्किप करके, पहले इनको समझ रहे हो, स्किप करके इनको उतार सकते हो बाद में, मैं थोड़ा सा इनको मिटा रहा हूं। मैं आपको अभिक्रिया करवा के बता देता हूं कि ये कैसे कैसे एक अवयव किस तरह से इसमें अपघटित हो रहा है। देखिए हम जानते हैं शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। अब मैं क्या काम करूं, इसका जल अपघटन कर देता हूं। तो अब बनने वाली जो, इनको वैसे हम चौथे पाठ में पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के रूप में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र किस तरह से बनता है। आप देखिए कार्बन कितने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C6, हाइड्रोजन कितने हैं 22 और 2 ये रहे इधर, कितने हो गए 24, ठीक है। आगे देखिए C6H12O6 ये है। अब देखिए इनमें आप देख रहे हो कार्बन कितना था 12, 6 ये रहा 6 दूनी 12 हो गया, 6 और 6 12। हाइड्रोजन कितना था 22 और 2 24, 24 में से 12 इधर और 12 इधर, 12 12 24 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 11, 1 ये रहा 12 11 और 1 12, 6 इधर है 6 रहा। तो इस तरह से आपने देखा था कि जब हम शर्करा का जल अपघटन करते हैं तो वो जो है ना एक वर्णित यौगिक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब देखिए तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सूत्र भी वही है, ये सूत्र भी वही है, ये तो ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये केवल इनको हम चौथे पाठ में पढ़ेंगे, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारे यौगिक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इनको केमिस्ट्री पढ़ो या ना पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ते हो, लेकिन ये हमेशा काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको लिखा। अभी तो बहुत सारे रह गए, अभी तो हमारे पास अम्ल बचे हैं, सारे क्षार बचे हुए हैं, लवण बचे हुए हैं, लेकिन इनको मैं चाह रहा था कि इनको आप इस तरह से लिख के पहले पेज में लिख के रख लो, जब भी इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी हम इनको कर लेंगे। तो आपको कल जो है ना ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से शुरू करें। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा था कि अगर आपको लगे कि हमें तो बायो पढ़नी है तो आप बायो के चैप्टर के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर स्टार्ट में बायो पढ़ानी है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप केमिस्ट्री के बारे में मुझे बता सकते हो कि यहाँ से शुरू करना है। बायो उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के लिए आप बता सकते हो। तो इन सारे पाठों को एक मिश्र कर रखा है, मिला रखा है, ऐसे इनके पार्ट नहीं कि यहाँ से यहाँ तक बायो है, यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्री है, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको बतानी है मुझे कि सर ये यहाँ से शुरू करना, हमें फिजिक्स पहले पढ़नी है, केमिस्ट्री पहले पढ़नी है, बायो या कौन से पार्ट से स्टार्ट किया जाए, तब जाके आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा। अब जो आज का मैंने ये तुम्हें बेसिक लिखवाया था, और भी देखिए शर्करा के अलावा मैं और तुम्हें लिखवा देता हूँ। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए इसका होता है H2SO4। अब ये दोनों अवस्थाओं में है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अवस्थाओं में है। ये सांद्र भी होता है और तनु भी होता है। सांद्र का मतलब गाढ़े से है, तनु का मतलब विलयन के रूप में पतले से। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में देखिए ये होता है HNO3, ठीक है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देखिए मैं आपको इसलिए इनके बारे में बता रहा था कि ये अम्ल जो हैं कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल जो है ना हाई क्वालिटी के होते हैं, उच्च लेवल के होते हैं। दुर्बल अम्ल उनसे थोड़े कमजोर होते हैं। तो दुर्बल शब्द और प्रबल शब्द इन दोनों से आप 8वीं क्लास में भली भांति परिचित हो कि प्रबल अम्ल तो किनको कहा जा रहा है, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्षारों की, तो क्षारों में भी दोनों श्रेणियां मौजूद हैं,
वो प्रबल भी होती हैं, दुर्बल भी होती हैं, लेकिन प्रबल क्षारों की संख्या बहुत कम है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। परंतु अगर हम दुर्बल क्षारों की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इसके विभिन्न रूप हैं, वो सब दुर्बल क्षारों की श्रेणी में आते हैं। अब और आगे देखिए, एक होता है कार्बिक अम्ल, HCOOH, एक होता है फॉर्मिक अम्ल, ये क्या है, एसिलैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हैं, इनको मैं बेसिक रूप से इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप कभी भी इनको खोल के देखो तो आप देख सकते हो कि ये हमें हमेशा याद रखना है। क्लास चाहे कोई भी हो, 8वीं क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 10वीं, सब में काम आने वाली चीजें हैं। और देखिए इसके अलावा मैं तो तुम्हें देखिए बेसिक के रूप में इनको इसलिए लिखवा रहा था कि अब सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, हमें 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो हमें संयोजकता पता हो, किसी भी कोई तत्व हो, यौगिक हो, अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, हमें संयोजकता को फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना। अब संयोजकता निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जिसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, अगर याद हो तो। दूसरी बात, हमें उन तत्वों के प्रतीक याद रखने हैं। प्रतीक का मतलब उसके सूत्र से है, उसके संकेत से है, उसके इंगित करने से, उसके प्रदर्शित करने से। जिस शब्द को, जैसे बात करूं मैं मैग्नीशियम की, अब देखिए जो मैग्नीशियम शब्द है, इस मैग्नीशियम को, इसको मैं सूत्र कहूं, उसका संकेत कहूं, प्रतीक कहूं, क्या होता है, Mg। ठीक है, लेकिन इसको ना ये बात याद रहे कि जिस तरह मैंने लिखा है ना उसी तरह लिखना है। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं होगा। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनको लिखने का एक सही तरीका है कि पहला वर्ड तो कैपिटल होना चाहिए, पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए, दूसरा लेटर जो है स्मॉल होना चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एम तो बड़ा, जी भी बड़ा, ये भी गलत है, ये सही नहीं है। इसी प्रकार स्मॉल छोटा, जी छोटा, ये दोनों, ये भी गलत है। आपको ये बात याद रखनी, अगर हम किसी तत्व का प्रतीक उसको सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके संकेत के रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं, तो आपको याद रहे कि वो पहला वर्ड लेटर जो होगा, पहले वाला जो वर्ड होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो छोटा वर्ड होगा ना वो स्मॉल लेटर्स में होगा। ना तो आप दोनों को स्मॉल कर सकते, ना दोनों को आप कैपिटल कर सकते। ये सूत्र संकेत लिखने का सही तरीका है। देखिए आपने मैनलिस की आवर्त सारणी को छोटे शब्दों में देखा होगा, जो 8वीं क्लास में मैनलिस की आवर्त सारणी पढ़ी थी। देखिए आपको वो क्रम, आपको अगर ज्यादा नहीं तो आपको क्रिप्टॉन यानी 36वां जो परमाणु क्रमांक है उसको याद रखना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक और इनके सूत्र हमें याद हो, तो फिर हम आगे आने वाली किसी भी कठिनाइयों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम जैसे चौथा पार्ट है, सूत्र बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। इन सब में हमें आवश्यकता होगी किसकी, इन तत्वों के प्रतीक की, सूत्र की, इनके परमाणु संख्या की, जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। हमें द्रव्यमान संख्या की, देखिए आपको अगर परमाणु क्रमांक आता है तो आप द्रव्यमान संख्या को आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर दो और परमाणु भार हो जाएगा आपका, वो चीज अलग है। लेकिन आपको याद रहे कि पहली बात तो उसका सूत्र याद हो, जिस तत्व को हम पढ़ रहे हैं उसका संकेत याद हो, उसके परमाणु संख्या याद हो, उसका परमाणु भार याद हो, तब हम आसानी से, अगर हम सूत्र भी बनाते हैं तो सूत्रों के लिए भी हमें परमाणु क्रमांक का याद होना बहुत जरूरी है, उसके सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात को? ये चीजें जब तक आप नहीं याद करोगे, नहीं समझोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अब आज के बेसिक में देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमने सबसे पहले, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप अब जब जैसे ही सोमवार को ये रिलीज हो वीडियो, आपको सबसे पहले तो इसके बेसिक को पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद अंतिम चरणों में जब वीडियो चलता रहे तो आप उनके बारे में मुझे बताओगे, सर हमें ये फिजिक्स पढ़नी है, या वो चैप्टर जो वहां से मैं शुरू करूंगा। इसलिए मैंने आज कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, आज बेसिक था। क्या पढ़ा था विज्ञान के बारे में? हमने पढ़ा था विज्ञान क्या है। देखिए विज्ञान, विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ये इसकी सही परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। विज्ञान की क्या परिभाषा है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के साथ में देखिए, मैं बहुत सारी कुछ अवधारणाएं थी, मैं तुम्हें बता रहा था कि ये अवधारणा क्या थी। ये अवधारणा ये थी कि परंपरागत और जो रूढ़िवादी विचार है, इन सबको जो सब सदियों से चली आ रही है, इनको विज्ञान बिल्कुल खत्म कर देता है, दूर कर देता है। क्योंकि अगर हम प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान के विशेष रूप से देखें तो आप देख सकते हो कि ये
क्या है, जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार, इनको विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान की अवधारणा में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात, जो मैंने आपको बेसिक लिखवाए थे, कुछ सूत्र आपको लिखवाए थे, कुछ उनके संकेत मैंने आपको लिखवाए थे, कुछ इस तरह के कुछ प्रयोग के रूप में मैंने, जैसे स्टार्च है, बेंजीन है, सेल्यूलोज है, और बहुत सारे सूत्र जैसे प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखना। ठीक है, ओके बाय।